मेरा नाम महेश ठाकुर है और मैं पैसन ताइक्वांडो एकेडमी को रन करता हूँ। आलोक मिश्रा सर थे तो जिनके पास मैंने ताइक्वांडो किया और अपना जो स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन किए बहुत सी गेमों में। उसके बाद धीरे धीरे मैं यहाँ चंडीगढ़ पंचकुला में आ गया और पंचकुला में मैंने अपना 2008 में ताइक्वांडो एकेडमी जो स्टार्ट कर दी थी। जैसे ये दो लड़कियाँ मेरे पास अभी जारी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि यूएई में हो रही है, जिसमें भूमिका राणा और आनिया दो लड़कियाँ हैं, तो इस साल लास्ट ईयर भी गई थी। तो इस साल मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दोनों बच्चियाँ जारी हैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और इस पर ही मेडल लेके आएगी। आपको पूरी उम्मीद है इन पर? और इसके बाद मुझे पूरा होप है कि जो 2028 में ओलंपिक्स गेम होनी है उसके लिए मैं पूरी तैयारी करा रहा हूँ कि जो बच्चे हैं अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं ये अपना क्वालिफाई करेंगे ओलंपिक्स। I'm about to do it way different. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. I am just an icon living. I am just an icon. I am just an icon living. I am just an icon. नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वैसे तो हम अपने चैनल पर हमेशा इन्फॉर्मेशन वीडियो डालते हैं, जैसे क्रिकेट रिलेटेड या फिर और देश या दुनिया में कुछ और खास होता है उसके रिगार्डिंग वीडियो डाली जाती है। आज हम अपना पहला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पर और ये पॉडकास्ट इसलिए भी खास है क्योंकि ये खेल से ही आधारित है। हमारे साथ आज जो हस्ती बैठे हैं वो ताइक्वांडो के एक ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे कोच हैं जिन्होंने ना जाने कितने बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा बच्चों को निखारा है और उनको उस लेवल पर पहुंचा दिया जो आज वो अपने खुद पैरों पर खड़े होकर अपना भविष्य आगे के लिए देख रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे देश की दो लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ताइक्वांडो गेम में, जो कि होनी है यूएई में 10 से 14 मई को। दोस्तों ये लड़कियां बिलोंग करती हैं पंचकुला हरियाणा से और हमारे साथ इनके कोच महेश ठाकुर जी से, जो कि हैं ताइक्वांडो के बेस्ट कोच इन द ट्राई सिटी। तो महेश ठाकुर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। तो आज आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें और उसका रीजन ये है कि हमें पता चला कि आपकी दो लड़कियां जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जा रही हैं, जो कि है यूएई में हो रहा है, कैडेट चैंपियनशिप है। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे इस फील्ड में आप आए और कैसे ताइक्वांडो के बेहतरीन कोच बन गए? थैंक यू सर। मेरा नाम महेश ठाकुर है और मैं पैसन ताइक्वांडो एकेडमी को रन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैंने हिमाचल से ताइक्वांडो स्टार्ट किया था 96 में, तो जो मैं शिमला में स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मैं भोपाल में चले गया, जो कोच थे जी मास्टर आलोक मिश्रा सर थे, तो जिनके पास मैंने ताइक्वांडो किया और अपना जो स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन किए बहुत सी गेमों में। उसके बाद धीरे धीरे मैं यहाँ चंडीगढ़ पंचकुला में आ गया और पंचकुला में मैंने अपना 2008 में ताइक्वांडो एकेडमी जो स्टार्ट कर दी थी। बहुत पुराने समय से यानी कि आप सेवाएं दे रहे हैं पंचकुला चंडीगढ़ में? जी सर। अच्छा, तो महेश जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप पंचकुला चंडीगढ़ में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो आपकी एकेडमीज और कहाँ हैं चंडीगढ़ पंचकुला में? फर्स्ट में पिंजौर, जो पंचकुला में पिंजौर पड़ता है, पिंजौर में है, जहाँ पर हम इस समय बैठे हैं। जी, पिंजौर में है। और दूसरी एकेडमी डकोली में है और सतलुज पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे आप कार्यरत हैं। जी जी, तो जानना चाहूँगा कि ये जो लड़कियाँ जा रही हैं यूएई, ये किस तरीके की प्लेयर रही हैं और क्या इनमें खास बात रही है कि यही दो लड़कियां ही आपके एकेडमी से जा रही हैं? नहीं, दो इससे पहले मेरे जो लास्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी कैडेट की, उसमें मेरे 3 स्टूडेंट गए थे, तो जिसमें जो है भूमिका राणा जो पहले भी थी और इस साल भी सिलेक्ट हुई है। तो इससे पहले जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया था तो अभी 3.5 ईयर हुआ है जब यहाँ स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट साल में ही जो भूमिका लड़की है वो स्टार्टिंग से ही मैंने स्कूल में इनको जब गेम्स करा था तो तलाशना शुरू किया। हाँ, तलाशना शुरू किया था कि
इसके अंदर क्वालिटी है कि ये कर सकते हैं बच्चे, तो मैंने इनको एकेडमी में बुलाया कि आप वो तो यहाँ एक पे कोच की बारीक नजर होती है कि कौन बच्चा आगे जा सकता है या वैसे तो कोच के लिए हर बच्चा अच्छा होता है, पर लेकिन एक अलग बच्चा जो दिखता है कि हाँ ये कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, तो उसको कोच ज्यादा ही कुछ और देखता है कि उसकी तरफ आशाएं बढ़ा देता है अपनी। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा महेश जी कि जैसे जैसे ये कारवां बढ़ता गया, तो आपका आगे का फ्यूचर प्लान अभी क्या है? बस यही कि अभी जैसे ये 2 लड़के मेरे पास अभी जारी, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि यूएई में हो रही है, तो जिसमें भूमिका राणा और आनिया 2 लड़की हैं जो 55 वेट और अंडर 51 वेट में खेल रही है। तो इस साल लास्ट ईयर भी गई थी, तो इस साल मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दोनों बच्चियाँ जारी हैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और इस बार मेडल लेके आएगी। आपको पूरी उम्मीद है इन पर? और इसके बाद मुझे पूरा होप है कि जो 2028 में ओलंपिक्स गेम होनी है उसके लिए मैं पूरी तैयारी करा रहा हूँ कि जो बच्चे हैं अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं, ये अपना क्वालिफाई करेंगे ओलंपिक्स के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि आपका भी जो बैकग्राउंड रहा है इसी गेम से, तो आपने किस लेवल तक ये गेम खेली है? मैं नेशनल लेवल तक का प्लेयर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। और इसमें और जानकारी चाहूँगा कि इसमें बेल्ट्स होती हैं कुछ, तो उन बेल्ट्स के बारे में बताइए, कौन कौन सी बेल्ट कब कब प्लेयर्स को दी जाती हैं और कब दी जाती, क्यों दी जाती हैं? हाँ, जो बच्चों को प्रमोशन के लिए जो और मोटिवेशन के लिए जो बेल्ट टेस्ट होते हैं, जो कि 2.5 मंथ के बाद बेल्ट टेस्ट होता है। जैसे सबसे पहले वाइट बेल्ट में बच्चा आता है हमारे पास, और उसके बाद वो 2.5 महीने के बाद उसको जो है येलो बेल्ट दी जाती है। उसके बाद ग्रीन बेल्ट होती है, फिर उसके बाद ग्रीन 1 होता है, ब्लू 1, रेड 1, उसके बाद जो ब्लैक बेल्ट बनता है, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट रैंक जी। हाँ, उसके बाद तो ये एक बहुत लंबा सफर है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी सीखने वाले के लिए, आसान नहीं है। मार्शल आर्ट तो जानते ही हैं सारी दुनिया की एक बहुत टफ गेम है। तो एक और आपसे जानकारी चाहूंगा कि हिंदुस्तान में इसका चलन कैसे हुआ? मेरे ख्याल से ये कोरिया की गेम है। हाँ, साउथ कोरिया का नेशनल गेम है जी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग हुई तो वो उत्तर प्रदेश से हुई थी ताइक्वांडो की। अच्छा। जो हाँ, तो उसके बाद धीरे धीरे हर स्टेट में होना स्टार्ट हुआ। हाँ, हो गया। तो बहुत कम लोग इसको जानते थे पहले कि मार्शल आर्ट क्या है, लेकिन आज के टाइम में इतना हो गया कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया में प्लेयर मिलेंगे वो आपको ताइक्वांडो के प्लेयर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगी इस वक्त ताइक्वांडो गेम्स की है, और सबसे ज़्यादा बच्चे हैं इंडिया में, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं इंडिया में, लेकिन उनको अच्छी लाइन गाइडलाइन करने के लिए बस ज़रूरत रहती है कि आगे कैसे जाना है, उनको प्रॉपर डाइट, हर चीज़, ये चीज़ें सारी चीज़ें बतानी होती है, और बच्चों के लिए ट्रेनिंग और डाइट का जो टाइम टेबल है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर कोचिंग की बात की जाए महेश जी, क्या आप संतुष्ट हैं कि इंडिया में उस लेवल की कोचिंग हो रही है, उस लेवल का बच्चों को सिखाया जा रहा है कि जिससे वो आगे इस फील्ड में अपना भविष्य देख सके? हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पे सब है, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फैसिलिटी है वो थोड़ा इंडिया में नहीं है। और इतना जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए बच्चे के लिए डाइट और फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पैसा भी चाहिए होता है, तो इंडिया में उस चीज़ की कमी रहती है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे अभी ताइक्वांडो में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और अभी तक कोई कर नहीं पाया है। लेकिन आने वाला टाइम जो है, हमें उम्मीद है कि 100% इंडिया से ओलंपिक्स के क्वालिफाई करेगा। वैसे तो देश के लिए गर्व की बात है कि ये कोरिया की गेम है और हमारा देश इस गेम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। बिल्कुल, तो बहुत गर्व की बात है। तो आगे महेश जी मैं जानना चाहूँगा कि इस गेम में किस तरीके का प्रशिक्षण चलता है और क्या क्या बच्चों को डाइट फॉलो करनी पड़ती है, या क्या क्या उनके लिए और कुछ खास, इसके बारे में भी आप हमें बताइए, क्योंकि हम इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जी सर, मेन तो देखो सर, जो सिस्टम है कि जैसे अच्छे लेवल पे बच्चा निकालना, तो उसके लिए डाइट बहुत ज़रूरी है, और अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम सबसे पहले बच्चे को यही गाइड करते हैं कि जितनी भी बाहर की चीज़ें उसको अवॉइड करना है जी। और एक अच्छी बैलेंस डाइट लेनी है, जो कि प्रॉपर खाना मिलना चाहिए बच्चे को। दूध का बहुत ज़्यादा वो रहता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चे के लिए, इसके लिए तो वो सारी चीज़ें बच्चों को गाइड करते हैं और उन चीज़ों को लेते हैं। और उसके बाद जो अपना फिजिक का रहता है बच्चों की, तो उसमें रहता है कि बच्चा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ज़्यादातर जो मार्शल आर्ट है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रेंथ होनी चाहिए बच्चे के अंदर बहुत अच्छी, और जितना हाइट हो बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों का बहुत अहमियत रहती है इन चीज़ों में। तो कितने साल से बच्चा आप लेते हैं इस गेम में? हम 4+ बच्चा लेते हैं ताइक्वांडो के लिए। अच्छा। जो स्टार्टिंग से बच्चा अगर करता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रहती है। जैसे भी ये बच्चे मेरे पास सतलुज स्कूल में पढ़ते हैं,
तो वहीं से मैंने इनको तलाशना शुरू किया था और छोटी एज में इनको लेके आया था। तो इनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, बाकी जो स्ट्रेंथ है, ये सारा अच्छे लेवल पे इस वक्त है, तो जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आगे भी। अभी इन्हीं के अलावा मेरे पास अभी बहुत से 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे मेडल लगा चुके हैं। और उसके बाद अभी एशियन चैम्पियनशिप के लिए ट्रायल हुआ था जो स्टेट लेवल का, तो वहाँ भी मेरे 11 बच्चे सिलेक्ट हुए फाइनल के लिए, तो जो कि अभी 25 से 29 तारीख को नासिक में होने जा रहा है। ये जो 11 आपके सिलेक्ट हुए, ये पूरी हरियाणा का रिकॉर्ड बता रहे हैं या सिर्फ पंचकुला चंडीगढ़ का रिकॉर्ड? ये सिर्फ मेरे अपने जो एकेडमी के बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी एकेडमी के बच्चे हैं जो पंचकुला के, और बाकी ये बच्चे अभी रिप्रेजेंट करेंगे नासिक में फाइनल के लिए। जी हाँ। तो इसमें एक और बात मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अब चलन ऐसा आ चुका है कि बहुत सारी गेमें हमारे देश में खेली जा रही हैं, जैसे खासकर क्रिकेट हो गया, और भी चेस है, और भी काफ़ी गेम्स हैं जो इंटरेस्टिंग गेम है जिसे बच्चे आराम से खेलते हैं और इंटरेस्ट लेके खेलते हैं। तो ताइक्वांडो जैसे एक बहुत मुश्किल गेम है, जैसे कि हम सबको पता है कि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा तैयारियों की ज़रूरत होती है। तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं बच्चों की आइए आप इस गेम को खेलिए? हाँ, स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है तो उसके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्टार्टिंग में बच्चे को सबसे मेन चीज़ तो वो टिकता ही नहीं है बच्चा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चा आता तो उसको मतलब जो अदर गेम है उसमें रहता है, रिक्रिएशन एक्टिविटी ज़्यादा रहती है और उसको इतना ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। इसमें सबसे ज़्यादा तो रनिंग बच्चे को, उसके बाद उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जब कराई जाती है बच्चे को तो बहुत दर्द होता है, तो दिक्कत होती है। तो वहाँ से अगर जो बच्चा टिक गया वो निकल जाता है और जो भाग गया वो नहीं बन पाता। वो थोड़ा सा रहता है कि 5 to 6 मंथ अगर बच्चे ने निकाल दिए तो उसके बाद उसके लिए सफ़र बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, तो मेनली तो इसमें मेरे ख्याल से गेम के साथ साथ बच्चों का फिजिक्स अच्छा तैयार हो जाता है, जैसे उनका वेट लॉस हो जाता है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो उनका वेट लॉस हो जाता है, उनके मसल पावर बढ़ जाती हैं। तो एक इस एंगल से भी मेरे ख्याल से पेरेंट्स इस गेम को चाहते होंगे, देखते होंगे। और दूसरा, इसमें क्या क्या स्कोप्स हैं, जैसे आगे बच्चा कोई नौकरी करना चाहे इस गेम के आधार पर, क्या क्या इनको बच्चों को फ़ायदे हो सकते हैं? हाँ, सबसे पहले तो जैसे पेरेंट्स भेजते हैं तो सबसे मेन तो ये रहता है कि जैसे गर्ल्स को या बॉयज़ को किसी को भेजते हैं, आज का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, तो उस चीज़ की कि बच्चा अपनी आत्मरक्षा कर सकता है, सबसे मेन चीज़। और उसके बाद जो फिटनेस का रहता है, किसी भी गेम में इतनी फिटनेस नहीं मिलेगी जो ताइक्वांडो में मिलेगी बच्चे का। और वेट लॉस का ये वेट जो मेंटेन करके चलते हैं बच्चे, अपना वेट के हिसाब से ही जो कैटेगरी बनती है, आगे फाइट होती है, वेट के हिसाब से होती है, हाइट के हिसाब से होती है। तो बच्चा अपना वेट को मेंटेन करके रखता है, पूरा जिस भी वेट में खेलना उसको मेंटेन करके चलता है। कि अगर उसको कोई भी एज कैटेगरी खेलनी है तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपना वेट रखना पड़ेगा, ना कम हो जाए तो चलेगा, कम भी ज़्यादा नहीं। जो अच्छा, जैसे अभी वो कुछ ग्राम्स में होगा। यस, जैसे 55 वेट में खेलना है बच्चे को तो उसका 51 वेट नीचे वाला है तो उससे ऊपर रखना पड़ेगा वेट उसका। अच्छा, 51 से मतलब मैं ये सोचा था कि कम चल जाएगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल। मतलब आपको कट टू कट रखना पड़ेगा, ना ज़्यादा ना कम। प्रॉपर वेट मेंटेन। तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि एक वेट एक ऐसी चीज़ है, अगर बढ़ जाए तो कम करना मुश्किल हो जाता है, अगर कम है तो बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये तो और भी आपने टफ चीज़ बताइए। उनको ये फॉलो करना चाहिए ये गेम को, या कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि आने वाले जो बच्चे हैं उनको मार्शल आर्ट जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनली करें, वो सिर्फ एक अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकता है, फिटनेस के लिए कर सकता है। और प्रोफेशनली करता है तो बहुत स्कोप है आगे इसमें। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं हमारे, तो जैसे सतलुज पब्लिक स्कूल या जो अदर स्कूल हैं, वो जो अच्छे लेवल के बच्चे हैं उनको फ़ीस में कंसेशन दे रहे हैं बच्चों को। बहुत से स्कूल जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहे हैं, जैसे सतलुज स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे अच्छे लेवल वाले हैं, उनके लिए बहुत फैसिलिटी दे रखी है। और बाकी उसके बाद स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, और उसके गवर्नर से अवार्डेड होते हैं, प्रधानमंत्री से अवार्डेड होते हैं, और इन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है अच्छे लेवल। और उसके बाद जॉब का है, जैसे सीनियर में बच्चे मेडल लगाएंगे तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब का रहता है। जो भी मेडलिस्ट बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब का सबसे पहले प्रेफर किया जाता है, प्रावधान है। तो मेर जी, जो ये लड़कियां हैं जो सिलेक्ट हुई हैं यूए के लिए, तो ये किस स्कूल से संबंध रखती हैं? हाँ, जो भूमिका राणा है वो अपने सतलुज पब्लिक स्कूल से हैं जी, और आनिया हैं वो सेंट जोसेफ स्कूल सेक्टर 16। अच्छा, ठीक है। महेश सर के साथ उनकी दो वो लड़कियां भी आई हैं जो यूए के लिए सिलेक्ट हुई हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलवाते हैं हमारे देश की गौरव उन दो बेटियों से जिनका नाम है भूमिका राणा और आनिया से। बेटा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इस गेम में और किस किस लेवल पे आप खेल चुके हैं?
मेरा जो मैंने ये गेम जब मैं 11 इयर्स की थी तब से शुरू किया था। मुझे पहले इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है ना कि बोरिंग है, एक दो दिन में छोड़ दूंगी। फिर जब मेरा पहला टूर्नामेंट में मेडल आया तो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस हुआ। मेरे पेरेंट्स और कोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस जर्नी में। मेरा जो पहला नेशनल था वो उड़ीसा कटक हुआ था और उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। ठीक, तो आपसे जानना चाहूँगा बेटा, आपकी शुरुआत कैसे हुई इस गेम में? जब मैंने टाइकोंडो शुरू करा था तब मैं 8 इयर्स की थी। मेरा भी ऐसे ही था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था टाइकोंडो में। तो फिर जब मैंने अपना पहला टूर्नामेंट खेला जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था, तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ भाई मैं टाइकोंडो कर सकती हूँ, मेरे में इतना जुनून है। और मेरे कोच और मेरी फैमिली ने भी मेरे को पूरा सपोर्ट किया था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने किन किन मुश्किलों का इस गेम में चलते सामना किया, जैसे कि फिटनेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, फिर आपको डाइट्स भी चाहिए, फिर और भी महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं इसमें। तो कैसा आपने इस गेम के प्रति फील किया है, कैसा रहा है? सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमें सर बोलते थे कि रेस करने के लिए, क्योंकि पहले हमारे अंदर स्टेमिना नहीं था, तो वो जो हम रेस करते थे ना उसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी और फ्लेक्सिबिलिटी में। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी स्टार्टिंग से हो रही है तो अच्छा है, अगर आपकी नहीं होती तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए ओके, तो ये एक मेन पार्ट रहा है इसका। तो अभी आप किस तरीके की डाइट फॉलो कर रही हैं इस गेम के साथ? मैं अभी तो क्या मतलब आपका खाना पीना रहता है, कैसा आपका दिनचर्या कैसी जाती है, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं, ये सब बताइए। मैं पहले स्कूल से घर पे आती हूँ, अपना नॉर्मल डाइट लेती हूँ, फिर हमारी अकेडमी 5:30 से कभी कभार 8 o'clock, फिर कभी कभार अगर ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो 9 o'clock तक होती है। मतलब आने का टाइम है, जाने का टाइम कोई नहीं है? नहीं, जाने का टाइम नहीं है। तो मॉर्निंग में भी कोई सेशन रहता है आपका या कोई फिटनेस वगैरह आप करते हैं? मॉर्निंग में हम रेस के लिए जाते हैं। अच्छा, तो काफ़ी जल्दी उठना पड़ता होगा। स्कूल भी आजकल जैसे समर्स का टाइम है तो स्कूल भी काफ़ी अर्ली है आजकल, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं फिर? अरे मतलब हमारे स्कूल की बस आती है 6:30, तो हमें सुबह 4 o'clock उठना पड़ता है। हम 5:30 रेस करके आते हैं, फिर उसके बाद हम अपने स्कूल के लिए रेडी होते हैं। तो बहुत टफ होता है ये। बहुत टफ है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल जैसे बच्चे मोबाइल्स में ज़्यादा घुसे रहते हैं, रील्स देखते हैं या और भी बहुत चीज़ें हैं, या फिर टीवी तो चलो आजकल ऐसा हो गया कि बहुत कम बच्चे देखते हैं, मोबाइल्स ज़्यादा देखते हैं। तो आपका कैसे रुझान हो गया मोबाइल छोड़ के इस गेम में, कैसे आप कन्वर्ट हो गए? पहले तो मुझे भी फ़ोन की एडिक्शन बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं ऐसा लगता था मुझे जैसे मैं एक लूप में फंसी हूँ। स्कूल से आऊँ, होमवर्क करूँ, खाना खाऊँ, फिर बस फ़ोन देखती रहूँ। मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। फिर मेरे दिल से आवाज़ आई कि तुझे कुछ और भी करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया। मुझे सर पहली बार मेरे कॉलोनी में मिले थे, उन्होंने मुझे एडवाइस की आने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आई, तब से इंटरेस्ट बन गया। अच्छा, तो जानना चाहूँगा कि आपने जैसे काफ़ी फाइट्स खेली होंगी इस गेम में, तो कुछ ऐसी कोई ऐसी फाइट याद है जो आपके लिए बहुत मुश्किल रही हो और आपने बहुत उसके प्रेशर लिया हो उस गेम के लिए, और कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी गेम, कोई ऐसी फाइट? हाँ, जो मेरा खेलो इंडिया था उसका फेज़ हुआ था हमारे लखनऊ में। उसकी मेरी सेमीफाइनल फाइट थी। हमारा 3rd राउंड चल रहा था, उसमें हमारा 1st राउंड मैं जीत गई थी, 2nd में हार गई थी। 3rd में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस था, पर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ भी हो गया था। मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मुझे फ़ाइट खेलनी है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कोच के लिए, उनको प्राउड बनाना है। हमारा लास्ट में इक्वल स्कोर रह गया था, फिर बीच में 3 रेफरीज आए, उन्होंने मुझे जिता दिया। फिर कसम रोना तो आ रहा था उस टाइम। तो अभी मैं आने से पूछना चाहूँगा कि अभी आपका कैसा दिनचर्या, आपका कैसा रहता है, कि आपका भी यही इसी तरीके से एकेडमी शेड्यूल रहता है? हाँ, मेरा भी कुछ इसी तरीके से एकेडमी शेड्यूल रहता है। मतलब स्कूल से आओ, फिर नॉर्मल डाइट लेके एकेडमी आओ, फिर एकेडमी में फ़िटनेस वर्कआउट वगैरह सब करके फिर घर पे जाके डाइट लेके होमवर्क करो, फिर उसके बाद अच्छी सी नैप ले लो। तो अभी कम्प्लीटली आप एक तरह से अपने आप को ऐसा समझते हैं कि नहीं, मैं इसी के लिए बनी हूँ, इसी गेम के लिए बनी हूँ, ऐसा एक माइंडसेट हो चुका है अब? यस। अच्छा, तो आगे भी जैसे कि आप यूएई खेलने जा रही हैं, दुबई, बहुत गौरव की बात है हम सब के लिए। तो आगे क्या क्या सपने देख रखे हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आप लोग? मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपना इंडिया का नाम रोशन करूँ। मुझे वर्ल्ड में रैंक 1 चाहिए, मुझे ओलंपिक्स खेलना है और उसमें मेडल लाना है। अब तो वैसे भारत में बहुत कंपटीशन हो चुका है इस गेम में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है उस बुलंदी पे पहुंचना, उस फेज को पार करना। तो क्या समझते हो कितना हार्ड आपको आगे चल के मेहनत करनी होगी, कैसा समझते हो आप लोग कि किस तरीके से होगा आगे? अभी जो कैडेट है उसमें तो मतलब डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है, क्योंकि मैं लास्ट साल है, तो
इस साल तो मुझे मेरे जितने एज के बच्चे ही मिलेंगे, पर जब मेरा अगला साल होगा वो जूनियर का है, उसमें मेरे से ज़्यादा एज के बच्चे आएंगे, हाइट में भी लंबे आएंगे, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, तो इसमें मैं कुछ जानना चाहूँगा कि इसमें जो पॉइंट्स होते हैं कि आपने किक किया है या आपने और भी जो तरीके हैं पॉइंट्स लेने के, तो वो कैसे आप लोग उसको कैसे समझते हैं, कैसे आपने एनालाइज किया है उन चीज़ों को? जो हमारा सेंसर पे फाइट होता है उसमें ट्रंक के हमारे 2 स्कोर आते हैं और हेड गार्ड के 3। अगर हम कोई एडवांस किक मारे हेड पे तो उसके 5 आते हैं, और अगर कोई हम एडवांस किक मारे ट्रंक पे तो उसके 4 आते हैं। तो ये मुश्किल तो बहुत होगा ना कि ऐसे ये किक सामने वालों को लगा देना, ये मुश्किल तो है, वो इजीली तो ऐसा होने नहीं देगा आपका ओपोनेंट, तो इसके लिए भी अलग से कुछ और तैयारियां, खास तैयारियां कुछ होती है कि हमने वही उसी सटीक पॉइंट पे किक करनी है? हमें उसी पार्ट पे किक करनी है जहाँ पे हमारा स्कोर आ पाए, क्योंकि हमारे जो चेस्ट गार्ड होते हैं वहाँ पे भी सेंसर होते हैं पार्ट्स पे, हमें उसी पावर पे किक करनी होती है। अगर हम उसके कम पावर पे किक मारे तो उसका स्कोर नहीं आएगा। अच्छा, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा वो आपका प्रयास किया हुआ। तो मैं सर से एक बात और जानना चाहूँगा कि सर जैसे आज हमारा समाज एक अलग ही राह पर चल चुका है, आजकल बेटियों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता, उनको एक ऐसा समझा जाता है कि इनको क्या ज़रूरत है किसी भी खेल की या किसी भी चीज़ की, इन्होंने तो शादी करके अपना गृहस्थ जीवन ही संभालना है। तो और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देश में क्राइम भी बढ़ रहा है लड़कियों के अगेंस्ट, तो आपका क्या कहना है, आपका क्या सुझाव है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप देश की सरकार को या प्रदेश की सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि सबसे मेन चीज़ तो मैं इस चीज़ के लिए पेरेंट्स से भी लड़ता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को छोड़ते हैं, गर्ल्स को छोड़ते हैं, जैसे ही वो बड़ी होने लगती है तो पेरेंट्स डरने शुरू हो जाते हैं और उन बच्चों को एकेडमी नहीं भेजते हैं, या पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा हो जाता है उनके ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उनके साथ, तो जैसे बच्चा यहाँ सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद आगे नेशनल लेवल पे दूर होते हैं, साउथ में होते हैं या कहीं होते हैं, तो नहीं भेजते हैं। तो इस चीज़ से मैं बहुत लड़ता हूँ पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए आगे ले जाने के लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ। जब बच्चा तैयार होता है तो हाँ। पेरेंट्स वो गेम छुड़वा देते हैं हाँ, बच्चे से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। जो मेन पार्ट है हाँ, उससे पहले ही बच्चों को बिल्कुल छुड़वा दिया जाता हाँ। है। और होना क्या चाहिए अगर बच्चों को प्रोत्साहन करना है, उनको मोटिवेट करना है, होना क्या हमें प्रति व्यक्ति आए या प्रति व्यक्ति इंसान को क्या करना चाहिए उसके उपलक्ष्य में? उसके लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक तो कंपलसरी करना चाहिए मार्शल आर्ट स्कूल्स में होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में जो दिक्कतें चल रही हैं तो उसके लिए मार्शल आर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत अपना पेन लेनी चाहिए कि इस चीज़ के लिए कंपलसरी किया जाना चाहिए। और उसके लिए वैसे तो स्कूल्स में कराते हैं लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं होता, जो चीज़ होनी चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। और गवर्नमेंट को सबसे मेन चीज़ कि जो बच्चे अच्छे लेवल पे खेलते हैं उनके लिए प्रोत्साहन करने के लिए स्कॉलरशिप अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से लिए। और कुछ बच्चे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को आगे अच्छे लेवल पे भेजने के लिए उनके पास पैसे की दिक्कत आती है, तो उस चीज़ के लिए ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प मिलनी चाहिए जाने के लिए, क्योंकि बाद में तो स्कॉलरशिप मिलती है लेकिन जब बच्चा स्टार्टिंग में जैसे अभी बच्चे लेकिन स्टार्टिंग में पैसा अपना खर्च कर रहे हैं बच्चे आज इस टाइम, तो बहुत दिक्कत चल रही है। तो वो सारी चीज़ें नहीं गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रहती है स्पोर्ट्स में, और बहुत से ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से बच्चा और पेरेंट्स जो है पीछे हट जाते हैं गेम से। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ प्रॉब्लम वहीं से आती है जब पॉलिटिक्स होने लगती है गेम में। उस चीज़ से कोच को भी बहुत दिक्कत होती है और बच्चों को तो होती है। बच्चा बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है जब उसके साथ टूट जाता है बिल्कुल उसको उसके जो डिजर्व करता है वो चीज़ उसको ना मिले। हाँ। तो मैं जी अभी हालिया जो हमारे देश का जो सरकारों की तरफ से बच्चों को प्रमोट अच्छा किया जा रहा है, आप मानते हैं इसको, एग्री करते हैं? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा किया जाता है, लेकिन जो कुछ बीच में पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं गेम के लिए, वो दिक्कत करते हैं। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपने कंट्रोल में करना चाहिए, इन चीज़ों के लिए रखना चाहिए। अगर उनका कंट्रोल होगा तभी अच्छे प्लेयर हमारे इंडिया से निकल सकते हैं, और सबसे बेस्ट प्लेयर इंडिया से निकल सकते हैं अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, और इसके लिए बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। जो बच्चे बाहर जाना इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे ही ओलंपिक्स के लिए अगर क्वालिफाई करना है तो बहुत सारी बच्चों को टूर्नामेंट, अच्छे लेवल के टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं। अपना जो रैंक है वो अच्छा करना पड़ेगा, मेडल जीतना पड़ेगा वहाँ पे, तभी वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाता है। प्रयास भी चलते रहेंगे, प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो उसके लिए अब आपको पता है कि बाहर जाना तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा रहता है, डाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इतना
जब तक वो बच्चा नेशनल लेवल तक तो पहुंच जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के लिए जब जाने की तैयारी होती है तो उसके लिए पेरेंट्स के हाथ खड़े हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इसके लिए देखना चाहिए और आगे आना चाहिए कि जो बच्चा अच्छा कर रहा है, नेशनल लेवल पे अच्छा कर रहा है, उसके लिए तो कम से कम सपोर्ट करें, उसको तो कम से कम सपोर्ट करें। तो यही मैं चाहता हूँ। तो मेहर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये 2 बेटियां, हमारी भी बेटियां हैं, ये हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं यूएई में, तो इनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि बेटा आप अच्छा कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। तो नमस्कार, इसके साथ ही धन्यवाद सर। हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।